एवरीवन, वेलकम टू द एक्जिया आईएएस एकेडमी। तो चलिए देखते हैं कौन से इम्पॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल हैं जो रेलेवेंट रहेंगे एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो इसमें मैं आपको अप्रैल 19 का जो भी एनालिसिस है वो बताने की कोशिश करूँगा, और जो भी डिस्कशन रहेगा उसमें मैं हर टॉपिक का आपको समरी बताऊँगा, और उसी के साथ हर टॉपिक एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से, वो चाहे आपका प्री हो या मेंस हो, कौन से पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो बताने की कोशिश करूँगा। और ये जो भी एनालिसिस रहेगा ये आपके सिविल सर्विसेज एग्ज़ामिनेशन का सिलेबस के हिसाब से होगा, और जो पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर का ट्रेंड है वो चाहे आपका प्री का हो या फिर मेंस का हो उसके हिसाब से रहेगा। सो चलिए देखते हैं पहला आर्टिकल। पहला आर्टिकल बात करता है रिगार्डिंग स्टारिंग द डिकार्बोनाइजेशन ऑफ इंडियाज़ लॉजिस्टिक्स सेक्टर। तो जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर होता है, तो लॉजिस्टिक्स सेक्टर होता क्या है कि जो आपका हमारे जो भी प्रोडक्शन होती है, प्रोडक्शन हाउस से जो सामान आपके मार्केट तक पहुंचता है थ्रू डिफरेंट मीडियम, वो चाहे आपका रोडवे से हो या रेलवे से हो या फिर वाटरवे से हो या फिर एयरवे से हो। तो जो सामान आपके प्रोडक्शन हाउस से मार्केट जाती है, मार्केट से फिर घर पहुंचती है, तो वो जो पूरा चेन है उसी को लॉजिस्टिक्स कहा जाता है। तो अभी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में आपके कितने पोल्यूशन होता है और किस तरह से लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो पोल्यूशन होता है उसको कम करना है, अर्थात डीकार्बोनाइजेशन करना है, ताकि हम अपना जो क्लाइमेट गोल है उसको अचीव कर सके। तो हमारा जो आपका नेट ज़ीरो का गोल है वो है टू अचीव नेट ज़ीरो बाय 2070 अंडर आवर पंचामृत स्ट्रेटजी, या फिर जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन होता है, जो कॉन्सेप्ट आया था आपके पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट में। तो चलिए देखते हैं अब जो आपका लॉजिस्टिक सेक्टर है उसके कुछ डेटास कि कितने हमारे पोल्यूशन लॉजिस्टिक्स सेक्टर से आता है। तो इंडियाज़ लॉजिस्टिक्स सेक्टर इमिट्स लगभग 13.5% ऑफ टोटल ग्रीन हाउस गैसेस। तो आपके जो हमारे टोटल ग्रीन हाउस गैस है उसका 13.5% कंट्रीब्यूशन आता है लॉजिस्टिक्स सेक्टर से। बाकी जो सेक्टर है इंडस्ट्री से पोल्यूशन होता है, एग्रीकल्चर से होता है, तो उसमें 13.5% लॉजिस्टिक्स से है। तो इसीलिए क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंसर्न बन जाता है कि आपका जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर है उसमें ग्रीन ट्रांजिशन लाया जाए, और हमारा जो गोल है नेट ज़ीरो का बाय 2070, जो टारगेट हमने रखा है अंडर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, या फिर जो पंचामृत स्ट्रैटेजी में हमने जो हमारा एनडीसी था उसको हमने क्या किया फर्दर, और आपका टारगेट को जो क्वांटिटी है उसको बढ़ाया है। ओके, उसी को कहा गया है पंचामृत स्ट्रैटेजी। तो अभी इसके लिए गवर्नमेंट कौन से डिफरेंट मेजर्स ले रही है। तो अभी अंडर पीएम जो गति शक्ति है, जिसके तहत आपका मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है, इंक्लूडिंग आपका रोडवे, रेलवे, वाटरवे एंड एयरवेज। तो अभी जो पीएम गति शक्ति के तहत जो भी आपके इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट होगा, जो भी लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो भी डेवलपमेंट होगा, उसमें ध्यान ये रखना है, ये प्रायोरिटाइज करना है कि हमें जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उसको ग्रीन एनर्जी में कन्वर्ट करना है, ताकि आपका जो पोल्यूशन है वो कम हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके जो रेलवे ट्रैक है उसको इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन कम से कम हो। तो ये एक आप मेथड देख सकते हैं। ओके, फिर जो आपके जो कैरियर है, अलग जो रोडवेज़ में जो कैरियर चलते हैं, तो उसमें हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आपके जैसे सीएनजी जैसे फ्यूल को इस्तेमाल कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को डेवलप कर सकते हैं। तो ये हम किसके तहत करेंगे, पीएम गति शक्ति के तहत। और गोल कहाँ सेट किया गया है, जो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट हुआ था 2015 में, उसके बाद हमने एनडीसी लिया था, उसी एनडीसी को, एनडीसी मतलब नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, तो उसी एनडीसी को फर्दर हमने इन्हांस किया किसमें, पंचामृत स्ट्रैटेजी में, जो ग्लासगो
कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी था उसमें, और हमारा जो नेट ज़ीरो का टारगेट था उसको भी सेट किया बाय 2070। तो जो हमारा पंचामृत स्ट्रेटजी है, जो 5 गोल है, जैसे कि आपके जो 50% एनर्जी है वो हमारा रिन्यूएबल सोर्स से आना है, फिर 500 गीगावाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है बाय यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी बाय 2030। तो ये सभी टारगेट जो है ये आप देखिएगा, प्री में मेंस में पूछा जा सकता है। ओके, तो अभी इसमें आप देख सकते हैं कि जो डिफरेंट सब सेक्टर है, रोड जो आपका फ्रेट होता है उसमें 88% ट्रांसपोर्टेशन होता है, सॉरी नॉट 88%, लगभग 80% हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन होता है देश के अंदर वो रोड के ज़रिए ही होता है। तो उसमें 88% इमिशन आता है टोटल। रेल फ्रेट से 20% इमिशन आता है। और जो आपके वाटरवेज है, वो चाहे आपके इनलैंड हो या फिर बाकी जो इंटरनेशनल सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन हो, तो उसमें मिनिमल इमिशंस है, क्योंकि आपको पता ही है कि जो आपका वाटरवे होता है वो लेस पॉल्यूटिव होता है। फिर जो एयर फ्रेट है, जो भी एयर से सामान कैरी होता है, उससे 4% इमिशन होता है, टोटल जो इमिशन है उसका। तो इससे अभी क्या करना है, ये जो डेटा है आपकी मेंस में काम आएंगी। तो इससे चैलेंजेस क्या क्या है वो आप देख सकते हैं। देन कैसे हम डीकार्बोनाइज कर सकते हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है, फिर आपका 100% ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, एलएनजी का इस्तेमाल किया जा रहा है, हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं सोलर रूफ टॉप का इस्तेमाल किया जा रहा है वेयर हाउसिंग में, स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, ये आपका जो हमारा लॉजिस्टिक्स सेक्टर में जो इमिशन है उसको कम किया जा सकेगा। तो अभी ध्यान रखिएगा, इसमें ये जो आपका टेबल बना के दिया है इसमें पूरा मेंस का आंसर आपका समाया हुआ है कि लॉजिस्टिक्स सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें आपको समेटनी है, वो रोड हो, रेल हो, इनलैंड वाटरवे हो, एयर फ्रेट हो, वेयर हाउस हो। ओके, कितने इमिशन के नंबर्स हैं वो आ गए इसमें। क्या क्या चैलेंजेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे लैक ऑफ ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर है, कंजेशन बहुत ज़्यादा है, लैक ऑफ डेडिकेटेड फ्रेट लाइन्स है, पोर इंटीग्रेशन है। तो ये प्रॉब्लम है, कैसे ठीक किया जा सकता है, कार्बोनाइजेशन कैसे किया जा सकता है, उसका सोल्यूशन इसमें दिया गया है। तो ये मेंस के लिए एक पूरा आंसर इसमें रेडी है आपका। और बाकी जो ये आपके 2070 में नेट ज़ीरो का गोल है, एनडीसी है, पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट है, पीएम गति शक्ति है, ये भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। ये स्टेप टेकन है, दीज आर दी स्टेप टेकन बाय दी गवर्नमेंट। ओके, और ये पॉलिसीज़ के बारे में प्रीलिम्स में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है, फाइंड द करेक्ट वन और इनकरेक्ट वन, वैसा क्वेश्चन बन सकता है। बाकी एक कंपैरेटिव ग्लोबल इंसाइट्स भी दिया गया है कि चाइना में आपका जो 50% फ्रेट है वो वाया रेल जाता है, हाई स्पीड रेल में इन्वेस्ट किया गया है, ग्रीन फ्रेट कॉरिडोर बनाए गए हैं ताकि पोल्यूशन को कम किया जा सके। यूएसए में भी आपके इलेक्ट्रीफाइड रेल है, इंटर मॉडल टर्मिनल से। तो प्राइवेट सेक्टर भी लॉजिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करता है। नीदरलैंड का उसी तरह से स्मार्ट पोर्ट बनाए गए हैं, ज़ीरो एमिशन जोन बनाए गए हैं। जर्मनी में भी उसी तरह से हाइड्रोजन का इस्तेमाल किया गया है जो एक क्लीन फ्यूल है। सिंगापुर में भी आपके ऑटोमेटेड ग्रीन वेयर हाउसिंग। तो ये जो आपके डिफरेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं बाय डिफरेंट नेशन, ये आप एक कंपैरेटिव एनालिसिस दे सकते हैं कि इंडिया इससे क्या लर्न कर सकता है। तो ये क्या है, आपको जब मेंस में आप लिखेंगे ना, तो आपको साइड में कहीं आप ये कंपैरिजन भी दिखा सकते हैं अगर आंसर में फिट बैठता है तो। ओके, बाकी इसमें आपके और डिफरेंट क्या लीगल इंस्टीट्यूशनल मेजर्स लिए गए हैं। नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी लिया गया है 2022, जिसमें फोकस किया गया है कि लॉजिस्टिक्स में इफ़िशेंसी लाई जाए और कॉस्ट कटिंग किया जाए और ग्रीन ट्रांजिशन किया जाए। फिर आपका एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट अमेंडमेंट 2022, फिर आपका आईएमओ इमिशन नॉर्म्स 2050 टारगेट। तो जो इंटरनेशनल मैरीटाइम आपका ऑर्गेनाइजेशन है, जो लंदन बेस्ड एक गवर्नमेंटल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। तो अभी हाल ही में देखा था कि आईएमओ ने आपका डिसाइड किया था कि आपका कार्बन टैक्स लगाया जाएगा शिप के ऊपर, जो भी सामान शिप होती है। तो उस टैक्स से क्या किया जाएगा, फर्दर जो शिपिंग रूट्स है उसको ग्रीन एनर्जी में ट्रांजिशन किया जाएगा। फिर ईवी का पॉलिसी है। ओके, और एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपका
एनवायरमेंटल जो एथिक्स है उसको एंश्योर करना है, एनवायरमेंटल जस्टिस को एंश्योर करना है, ताकि लोग इन फ्यूचर ज़्यादा सफ़र ना करें बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैस। बायोडाइवर्सिटी जो है वो बनी रहे। तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। फिर इंटर जनरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो इंटर जनरेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है, अभी हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना होगा। हम एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो जो अपकमिंग जनरेशन है वो ज़्यादा उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, जो उनके लिए क्या होगा, इनजस्टिस होगा हमारे द्वारा। तो उसको भी हमें इंश्योर करना होगा कि जो इनजस्टिस है उसको कम किया जाए। हम अभी ग्रीन लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो फ्यूचर सेफ रहेगा। तो ये सभी चीज़ें आप एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं मेंस में। ओके, इसी के साथ ये बाकी जो भी चीज़ें हैं, शॉर्ट टर्म में क्या करनी है, लॉन्ग टर्म में क्या करनी है, ये देखना ज़रूरी रहेगा। ओके, तो अभी एग्ज़ाम में आपको क्या है, कभी लॉन्ग टर्म आपका शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म का सुझाव मांग सकता है। तो ये सभी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अ रिस्टोरेशन ऑफ सैनिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम। तो ये आर्टिकल जो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को जो आपका तमिलनाडु गवर्नर का जो केस था उसमें जो जजमेंट दी उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ऑलरेडी इसको हमने कई दफ़े कवर किया है, लेकिन फिर से आज आया तो इसको कवर कर लिया ताकि आपका रिवीजन हो सके। तो इसमें मैंने ऑलरेडी बताया है कि आपका आर्टिकल 200 इम्पॉर्टेंट रहेगा प्रीलिम्स के लिए। ओके, देन आर्टिकल 201 अगेन इम्पॉर्टेंट रहेगा फॉर प्रीलिम्स के लिए, जो प्रेसिडेंट का पावर को बतलाता है कि जब स्टेट बिल आता है तो उसके ऊपर प्रेसिडेंट साहब क्या कर सकते हैं। फिर आर्टिकल 142 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है टू डू कंप्लीट जस्टिस, जिसके तहत क्या किया गया, जो 10 बिल तमिलनाडु के गवर्नर ने रिजर्व करके रखा था उसको पास कर दिया गया इस आर्टिकल 142 के तहत। ये मान लिया गया कि जो बिल है वो पास हो गई है, क्योंकि आर्टिकल 200 कहता है कि जब बिल आता है गवर्नर साहब के पास तो उनको बिल को या तो असेंड करना होता है या रिकंसिडरेशन के लिए भेजना होता है या विथहोल्ड करके रख सकते हैं एक समय तक, और समय मेंशन नहीं किया है कि कब तक विथहोल्ड करके रखेंगे, लेकिन ये मेंशन किया हुआ है कि एज सुन एज उस बिल के ऊपर वर्क करना होगा। तो इसका मतलब यही है कि गवर्नर साहब का डिस्क्रिशन इसमें नहीं है, या फिर वो रिजर्व कर सकते हैं फॉर प्रेसिडेंट। लेकिन ये 10 बिल के ऊपर गवर्नर साहब ने क्या किया, पहले तो बिल उनके पास आए, उसके बाद उन्होंने रिकंसिडर के लिए भेज दिया था, फिर रिकंसिडर करके असेंबली ने फिर से बिल को भेजा, लेकिन गवर्नर साहब ने उसमें साइन नहीं किया। जबकि सेकेंड टाइम अगर उसको भेज दिया जाता है तो गवर्नर इज़ बाउंड टू साइन ऑन पर्टिकुलर बिल। लेकिन गवर्नर साहब ने क्या किया, ही रेफर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसके लिए क्या किया, जो तमिलनाडु की गवर्नमेंट है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस किया, और इस केस में आपके जजमेंट में ये निकल के आया कि अभी मिनिमम 1 महीने और मैक्सिमम 3 महीने के अंदर बिल को डिसाइड करना होगा बाय दी गवर्नर एंड प्रेसिडेंट, अदरवाइज इसके ऊपर जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। ओके, तो यही है पूरा मुद्दा। तो इस बार क्या है, सेंटर स्टेट जो रिलेशन है उसमें ये चीज़ें पूछी जा सकती है विथ रिसेंट एग्जाम्पल, तब आपको ये एग्जाम्पल देना होगा, या फिर रिसेंट सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट के तौर से भी ये क्वेश्चन मेंस में बन सकता है। और बाकी जो आर्टिकल आपके लगातार चर्चे में आ रही है, ये आर्टिकल आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है स्टेटमेंट वाइज। ओके, और प्लस आपका मेंस में जब आंसर लिखेंगे तब इन आर्टिकल को सब्सटेंशिएट करके ही आंसर लिखना होगा। तो चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें वही सभी चीज़ें मेंशन की गई है, आर्टिकल 200, 201। ओके, तो ये एक बार आप अपनी ओर से देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। तो अगला आर्टिकल भी है अबाउट जुडिशरी के बारे में। तो इसमें जो जुडिशरी में ओपेसिटी है, जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है स्पेशली इन अपॉइंटमेंट, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर होता है वो कैसे डेवलप हुआ, उसके बारे में ये आर्टिकल दर्शाता है। प्लस आपके
जो रिसेंट चेंजेस लाने की कोशिश की गई थी बाय एग्जीक्यूटिव इन 2015 अंडर 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है कि अभी तक आपका जो जुडिशरी में अपॉइंटमेंट में जो ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं आई है, और उसी को लेके ये आर्टिकल थोड़ा क्रिटिकल नोट में लिखा गया है। तो अभी इससे क्या करना है, हमें ये समझ बनानी है कि जो सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो अपॉइंटमेंट का प्रोसीजर है वो कैसा है, उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है। तो 1973 के पहले जो आपका अपॉइंटमेंट होता था वो बाय एग्जीक्यूटिव ही होता था। जो प्रेसिडेंट साहब है हमारे, वही आपके जुडिशरी को अपॉइंट करते थे, बट विथ कंसल्टेशन विथ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के साथ कंसल्टेशन के बाद ही अपॉइंट किया जाता आ रहा था 1973 तक। लेकिन 1973 में उस समय की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, जो आपके जूनियर जज थे एएन रे साहब, उनको अपॉइंट कर दिया था 3 सीनियर जज को छोड़ के, ओवर 3 सीनियर जजेस। तो तभी से क्या हुआ, इसमें देखा गया कि एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस बढ़ गया था। तो इसके लिए क्या हुआ, बाद में आपकी सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का जो या फिर जुडिशरी का जो इंडिपेंडेंस है उसको बरकरार रखने के लिए फर्स्ट जजेस केस की सुनवाई हुई 1982 में। फर्स्ट जजेस केस आया, फिर सेकंड जजेस केस आया, फिर थर्ड जजेस केस आया। तो इन तीनों जजेस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, आपका जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको डेवलप किया। तो कॉलेजियम सिस्टम क्या है, एक ग्रुप ऑफ जजेस का समूह है जिसमें आपके सीजीआई प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस रहते हैं, और ये डिसाइड करते हैं कि नेक्स्ट सीजीआई कौन बनने वाला है। तो सीनियर मोस्ट जो जज रहेंगे आपके उन्हीं का नाम फॉरवर्ड किया जाएगा टू दी प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट बाउंड रहेंगे अपॉइंट करने के लिए। तो अभी इसमें क्या है, पूरा जो पावर है जुडिशरी के पास ही आ गया अपॉइंटमेंट का। उसके बाद ये जो पावर है इसको आपका मिनिमाइज करने के लिए, या फिर ऐसे कहे कि एग्जीक्यूटिव भी जुडिशरी का अपॉइंटमेंट में पार्ट रहे, उसके लिए आपका 2014 में एनजेएससी एक्ट का पास हुआ, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमेटी। ये 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था। लेकिन इसको 2015 में 4th जजेस केसेस में स्ट्राइक डाउन कर दिया गया कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, बेसिक स्ट्रक्चर के खिलाफ है, और जो जुडिशरी का इंडिपेंडेंस है उसको वॉयलेट करता है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस डालता है। तो इसीलिए क्या किया गया, इसको हटा दिया गया। लेकिन अभी क्या है, जुडिशरी के ऊपर एलिगेशंस लगते रहते हैं जब से आपका कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है, कि आपका नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म देखा जाता है, कि जज ही जज को अपॉइंट करते हैं, प्लस अपने जो फेवरेट कैंडिडेट होते हैं या फिर जिनसे रिलेशन होता है उनको अपॉइंट करते हैं, ऐसा एलिगेशन लगते आया है। डाइवर्सिटी भी जुडिशरी में कम देखी जाती है, डिफरेंट सोशल ग्रुप के, डिफरेंट रीजन के, फिर जेंडर के जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। ओपेक डेलिबरेशन है, जो भी डिस्कशन होता है वो बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं होता है। तो इससे लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखी जाती है। फिर स्लो पेस ऑफ अपॉइंटमेंट देखा गया है। तो ओवर 400 आपके वैकेंसीज खाली है सुप्रीम कोर्ट में। तो इन सभी मुद्दों की वजह से, इन सभी एलिगेशंस की वजह से क्या है, जुडिशियल जो अपॉइंटमेंट सिस्टम है वो बार बार आपके डिस्कशन में रहता है, क्रिटिसिज्म में रहता है। तो इसके ऊपर अभी क्या है, इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो ओपेक सिस्टम है स्पेशली अपॉइंटमेंट का, उसको कैसे आपका ट्रांसपेरेंट बनाया जाए और अकाउंटेबल बनाया जाए। तो उसी के बारे में क्या है, इन फ्यूचर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं रहेंगी, तो इसको देखना ज़रूरी रहेगा। प्लस जो जुडिशरी का अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है वो भी आपका वीक है, कि अभी जजेस के ऊपर जब करप्शन के एलिगेशंस लगते हैं, या फिर जो ऑफिशियल कैपेसिटी है उसके मिसयूज़ के जब एलिगेशंस लगते हैं, तो उसको आपका उसमें इंक्वायरी करने के लिए जुडिशरी खुद ही इंक्वायरी करती है। उसमें इन हाउस इंक्वायरी मैकेनिज्म है जो स्टैचूटरी नहीं है, ओपेक है, और उसको उसमें लैक ऑफ एनफोर्सेबिलिटी देखा जाता है। फिर जो आपका एसेट डिस्क्लोजर किया जाना है वो वॉलंटरी है, नॉन बाइंडिंग है और नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये सभी चीज़ें क्या करती है, जुडिशरी के ऊपर आपके बहुत सारी क्रिटिसिज्म लेके आती है,
तो इन चीज़ों को क्या करना है, ठीक करना ज़रूरी है। और हाल ही में जो लोकपाल ने आपके कहा था कि लोकपाल का जो जुरिस्डिक्शन है वो हाई कोर्ट तक भी है, हाई कोर्ट के ऊपर भी लोकपाल अपना ओवरसाइट रख सकती है, लेकिन उसको आपके सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया उस लोकपाल के उस जुरिस्डिक्शन में या फिर उस ऑर्डर में। तो इससे क्या है, अभी एक सवाल खड़ा होता है कि जो हमारी जुडिशरी है उसमें जो लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है उसको कैसे इंश्योर किया जा सके। तो इन फ्यूचर ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में मेंस में क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ऑलरेडी जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में यूपीएससी में। ओके, तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी है। फिर जजेस को कैसे रिमूव किया जा सकता है, उस रिमूवल प्रोसेस के बारे में भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना ज़रूरी रहेगा। तो कैसे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना है, इंस्टीट्यूशन जो है जुडिशरी उसके ऊपर कैसे ट्रस्ट को और स्ट्रॉन्ग बनाना है। ओके, तो अकाउंटेबिलिटी क्या है, एक एथिकल प्रिंसिपल है कि अकाउंटेबिलिटी कम है, ट्रांसपेरेंसी कम है, तो वो क्या है, अगेंस्ट एथिक्स है, अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी है। तो इसीलिए क्या करना है, जो भी आपके इंस्टीट्यूशंस में लेक्यूनास देखी गई है उनको समय के साथ रिफॉर्म करना ज़रूरी है, ताकि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बचा रहे, ट्रांसपेरेंसी आपका प्रॉपरली रहे, इंस्टीट्यूशन के ऊपर ट्रस्ट बिल्ड रहे और आपका जो अकाउंटेबिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग रहे। तो ये सभी चीज़ें जाननी ज़रूरी रहेंगी। बाकी इसमें एक कंपैरिजन भी दिया गया है कि यूके, यूएसए, कनाडा, जर्मनी में ये इन चारों ही देशों में जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट है जुडिशरी खुद नहीं करती है, उसके लिए डिफरेंट आपकी कमिटीज़ हैं। जैसे जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है यूके में, यूएसए में आपके प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन प्लस सीनेट कंफर्म करता है उसको, कनाडा में जुडिशियल एडवाइजरी कमेटी अपॉइंट करती है, जर्मनी में आपका पार्लियामेंट्री अपॉइंटमेंट प्लस मिनिस्टर ऑफ जस्टिस का इनपुट रहता है और अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म भी दर्शाया गया है। लेकिन इंडिया में क्या है, अपॉइंटमेंट में आपका ओपेसिटी है और अकाउंटेबिलिटी में भी आपकी लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म देखी जाती है। तो इन सभी चीज़ों को एड्रेस करना ज़रूरी है। ध्यान रखिएगा, इन फ्यूचर क्वेश्चन बनने की संभावनाएं पूरी है। और अगर हम विकसित भारत बनना चाहते हैं बाय 2047, तो हमें क्या करना है, हमारे एग्जीक्यूटिव में, जुडिशरी में, लेजिस्लेचर में जो भी आपकी ओवरहॉलिंग करनी ज़रूरी है, मतलब रिफॉर्म करनी ज़रूरी है, उनको लाना ज़रूरी रहेगा टू बिकम अ डेवलप्ड नेशन। क्योंकि हम बिना आपके स्ट्रॉन्ग, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल, इफ़िशिएंट इंस्टीट्यूशन के बिना हम विकसित भारत बनने में हमें थोड़ी बाधा आएगी, तो उसको टेकल करना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है रैम्प अप विथ फ्रेंच मॉडल। तो अभी ये फ्रेंच मॉडल क्या है, इसमें क्या डिस्कस किया जा रहा है, इसमें स्पेशली आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ये टॉपिक है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत चर्चे में रहने वाला टॉपिक है और इसका जो इम्पोर्टेंस है प्री और मेंस दोनों में ही रहेगा। प्री में आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिगार्डिंग जो भी डेवलपमेंट है, जैसे डीप सीक का डेवलपमेंट हुआ रिसेंटली बाय चाइना, तो ये सभी चीज़ें पूछी जा सकती है। इंडिया में आपका एआई कोशा बनाया गया, एआई रिपोजिटरी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। लेकिन इस जो आर्टिकल है इसमें बताया गया है कि इंडिया का जो एआई है उसको डेवलप करने के लिए हमें फ्रांस का मॉडल को अपनाना है। और फ्रांस का मॉडल क्या है, जो फ्रांस की गवर्नमेंट है वो एआई डेवलपमेंट के लिए अपने एक स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन बनाया है उन्होंने, और उसी के साथ क्या है, जो गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग होता है ऑन एआई, जो बजटरी एलोकेशन होता है वो भी ज़्यादा है। और अभी हाल फिलहाल में जो एआई समिट हुआ फ्रांस में, तो उसमें इंडिया ने भी अटेंड किया, को चेयर किया उस एआई समिट को। तो उस लिहाज से अभी हमें क्या करना है, जो फ्रांस का मॉडल है उसके साथ हमें रैंप अप करना है, उसी तरह का मॉडल हमें भी लेना है, ताकि हमारा गवर्नमेंट क्या कर सके, एआई में जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए, जो बजटिंग चाहिए वो आए। क्योंकि गवर्नमेंट जब एनकरेज करती है तो प्राइवेट सेक्टर भी एनकरेज होते हैं, और उससे क्या होगा, हमारा अपना खुद का आपका इंडिजेनियस सोवरेन डोमेस्टिक एआई डेवलप होगा। और वो कौन कौन से फील्ड में हमें मदद करेगा, वो आपके गवर्नेंस में मदद करेगा, नेक्स्ट इकोनॉमी के सेक्टर में मदद करेगा, इकोनॉमी में आपका प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो, टर्चरी हो, सिक्योरिटी एनहांसमेंट में मदद करेगा, डिज़ास्टर मैनेजमेंट में मदद करेगा,
फिर हमारे हिस्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके जो हमारे आर्ट है, आर्किटेक्चर है, या फिर जो हमारे लैंग्वेजेस है, उनको प्रोटेक्ट प्रिजर्व करने में मदद करेगा। तो अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, डिफरेंट एंगल से पूछा जा सकता है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको ये टॉपिक अच्छी तरीके से कवर करना ज़रूरी रहेगा। और इसमें विकसित भारत को भी कंपेयर किया गया है, दिखाया गया है, एक आपका कन्वर्जेंस दिखाया गया है कि हमें विकसित भारत बनने के लिए हम जो अभी फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मीन्स क्या है, जो टेक्नोलॉजी इंड्यूस्ड रेवोल्यूशन है, एआई हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, या फिर सुपर कंप्यूटिंग हो, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हो, रोबोटिक्स हो, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, इन सभी चीज़ों में हमें भी सफलता हासिल करनी होगी, अपना इंडिजेनियस मॉडल डेवलप करना होगा, ताकि हम दूसरे देशों पे रिलाई ना रहे और अपना सोवरन एआई डेवलप कर पाएँ। ओके, तो ध्यान रखिएगा, मेंस में क्वेश्चन बनने की पूरी संभावनाएं है, ऐसे में भी पूछा जा सकता है। ओके, तो इसीलिए क्या करना है, एआई का हर फील्ड में इसका इस्तेमाल, इसका गवर्नमेंट द्वारा जो भी स्टेप लिया गया है, वो जो भी हम इंटरनेशनल लेवल में कोलैबोरेशंस कर रहे हैं, वो जानने ज़रूरी रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में। तो ये अभी के समय पे काफ़ी चर्चे में रहने वाला टॉपिक है कि किस तरह से आपका जो ब्रेन है उसको कंप्यूटर के ज़रिए उसको जाना जा सकता है, फिर जो आपके न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं उनको ठीक किया जा सकता है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है, और इस डेवलपमेंट में आपके सबसे आगे है जो इलॉन मस्क साहब का कंपनी है न्यूरालिंक, यूएसए का है। इसके अलावा भी आपके यूएसए में और डिफरेंट कंपनी है, फिर आपके यूरोप में ऑनवर्ड मेडिकल है, फिर आपके चाइना में भी न्यू साइबर एंड स्टेयरमेड, ये सभी आपके इनिशिएटिव्स देखे गए हैं। और इंडिया में भी ब्रेन को प्रोसेसर प्रोजेक्ट लिया गया है बाय इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में है। तो ये अभी डेवलपिंग स्टेज में है कि किस तरह से हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ब्रेन के साथ आपके एक इंटरफेस बना सकते हैं। जैसे ह्यूमन और लैपटॉप के बीच में जो आप देखते हैं ना, इंटरफेस एक है जिससे हम डिफरेंट काम कर सकते हैं, तो उसी तरह से क्या है, कंप्यूटर का इस्तेमाल करके ब्रेन के साथ आपके इंटरैक्ट किया जा सकता है। और उसमें आपके मेडिकल लेवल में कैसा आपका इसका इस्तेमाल होगा कि जो आपके लोगों का स्पीच ख़त्म हो गया है या फिर कोई बोल नहीं पाता है, तो उनका जो स्पीच है उसको रीस्टोर किया जा सकता है, उनके ब्रेन में जो चीज़ें चल रही है उसको जाना जा सकता है। ओके, जो लोगों के न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम की वजह से मोबिलिटी ख़त्म हो गई है, मूव नहीं कर सकते, उसको ठीक किया जा सकता है। फिर ब्रेन का जो कॉग्निशन कैपेसिटी है पैरालाइज की वजह से जो ख़त्म हो गया है, उसको ठीक किया जा सकता है। जो आपके साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स है, डिप्रेशन, एंजाइटी, उसको ठीक किया जा सकता है। तो ये अभी सभी डेवलपमेंट स्टेज में है। ओके, ये संभावनाएं जताई जा रही है कि ये प्रॉब्लम्स ठीक किए जा सकते हैं। फिर जो स्ट्रोक देखा जाता है या फिर ट्रूमा देखा जाता है ब्रेन में, उसका रिहैबिलिटेशन किया जा सकता है। तो ये सभी चीज़ें क्या हैं, आपकी मददगार रहेंगी। फिर आपका इसमें और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, लर्निंग में इन्हांस लाई जा सकती है। ओके, फिर आपके ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन किया जा सकता है, जो कॉग्निटिव स्किल होती है, बुद्धिमत्ता की, डिसीजन मेकिंग, इन सभी चीज़ों को, स्किल को अपलोड किया जा सकता है। तो ये क्या है, काफ़ी आपका नायाब आइडिया है। अगर ये सभी चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ, तो जिस तरह से हम आज के मॉडर्न साइंस में आपके बाकी जो ह्यूमन ऑर्गन्स है उसको जैसे मैनिपुलेट किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है, उसी तरह से ब्रेन के जो प्रॉब्लम है उसको भी ठीक किया जा सकता है, और एज वेल एज मैनिपुलेट भी किया जा सकता है, उसका नेगेटिव इस्तेमाल भी हो सकता है। ओके, ध्यान रखिएगा उसी के बारे में। तो ये इसमें क्या डेंजर है, तो ब्रेन को हैक किया जा सकता है, ब्रेन में आपके जो सिस्टम है उसको लिखा जा सकता है। ओके, फिर आपके इसमें और क्या प्रॉब्लम रहेंगे कि जो एक लोगों की सोच की लिबर्टी होती है, कॉग्निटिव लिबर्टी, उसको ख़त्म किया जा सकता है। तो ये नेगेटिव पॉइंट रहेगा। जो एक लोगों का इन्फॉर्म कॉन्सेंट होता है कि वो खुद से जान के चीज़ों को किसी चीज़ में कॉन्सेंट देंगे,
तो आपके जो ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस है उसके ज़रिए आपका कॉन्सेंट को मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिर एल्गोरिदम बायस भी देखा जा सकता है कि आपके लोगों के ब्रेन को अगर मैप कर लिया गया तो उसके टेस्ट क्या है, वो क्या पसंद करते हैं, इन सभी चीज़ों को आपका मैनिपुलेट किया जा सकता है। और जो एक मेंटल प्राइवेसी होती है, आप क्या सोचते हैं, आप जब तक बोलते नहीं है तो वो पता नहीं चलता है। लेकिन ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के ज़रिए आपका जो मेंटल प्राइवेसी है उसको ब्रीच किया जा सकता है। तो ध्यान रखिएगा, ये सभी चीज़ें क्या है, इसकी पॉसिबल जो इसकी बेनिफिट है और पॉसिबल जो इसके चैलेंजेस है वो इसमें दर्शाए गए हैं। तो इन फ्यूचर इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है। प्री में आपको न्यूरालिंक के बारे में डिफरेंट जो कंपनीज़ है उनके नाम दे के आपको मैच करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। ओके, बाकी ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस के बारे में मेंस में भी जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो उसमें आपको क्या करना है, एथिकल एंगल को भी ध्यान में रखना होगा। चलिए देखते हैं अगला आर्टिकल। सो एक्सटिंक्ट तस्कर फॉसिल फाउंड इन महाराष्ट्रस पेनगंगा रिवर बेड। तो महाराष्ट्र के रिवर बेड में जो आपकी टस्कर है उसका फॉसिल मिला है। तो अभी ये जो फॉसिल है ये बताया जा रहा है कि लगभग आपके 2 लाख साल से लेके 11,700 साल के अंदर का ये हो सकता है। तो अभी ध्यान रखिएगा कि इस टॉपिक में हमें कौन से पॉइंट से समझना ज़रूरी रहेगा। नंबर 1, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपकी प्री जो हिस्ट्री समय है, तो प्री हिस्ट्री क्या होता है, जिसमें हमें कोई लिखित एविडेंस नहीं मिलते हैं, जैसे हमें आपके वैदिक समय पे मिलता है। ओके, तो जो प्री हिस्ट्री है उसमें हमें लिखित एविडेंस नहीं मिलते हैं। तो डिफरेंट जो आपके आर्टिफैक्ट हो गए या फिर स्कल हो गए, ओके, या फिर जो रिमेन्स ऑफ एनी अदर फॉसिल फेल हो गए, तो उसके जो फॉसिल्स हैं, ओके, जो उससे हमें क्या है, जो आपकी पास्ट है उसके बारे में हमें पता चलता है। तो फॉर एग्जांपल, अब जब आपके भीमबेटका केव में हमें क्या मिलता है, स्टोन एज में लोगों का रहन सहन कैसा था वो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो उसी तरह से ऐसे जब भी कोई नई डिस्कवरी होती है तो उससे हम आपके उस समय पे जो आपका बायोडाइवर्सिटी था वो कैसा था, उस समय जो ह्यूमन थे वो कैसे आपके सर्वाइव करते थे, ह्यूमन और एनिमल के बीच में कैसा एक रिलेशन था, वो सभी चीज़ें हमें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी रहती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा। तो ये जो भी अभी इसमें खोज हुई है आपके पेनगंगा रिवर बेड में, तो इससे हमें जानना ज़रूरी क्या है कि आपके प्री हिस्ट्री में ह्यूमन और एनिमल का जो डेवलपमेंट था वो कैसा था। ओके, तो ह्यूमन एनिमल का इंटरैक्शन, ओके, पॉसिबल इवेंट ऑफ हंटिंग तो क्या थे, ये सभी जानना ज़रूरी रहता है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें बाकी और जो भी आपके डिफरेंट एक्ट है जिसके तहत ये छानबीन खोज की जाती है, ये सभी थोड़े बहुत जानना ज़रूरी रहता है, क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं और मेंस में भी जब क्वेश्चन बनेगा तो पासिंग रेफरेंस में आप ये सभी चीज़ें लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इन द डिफेंस ऑफ उर्दू द केस ऑफ लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में आपका एक केस आया था रिगार्डिंग आपके जो म्युनिसिपल के साइन बोर्ड होते हैं जो उर्दू में थे। तो अभी ये पूरा विवाद जो है वो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है कि इंडिया एक आपका डाइवर्स नेशन है और उस डाइवर्स नेशन में जो मल्टी कल्चरलिज्म फ्लॉरिश कर रही है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या क्या है और उस प्रोविज़न के तहत किस तरह से जो हमारे देश की यूनिटी इन डाइवर्सिटी है या फिर जो मल्टी कल्चरलिज्म है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया गया है, उसके बारे में जानना ज़रूरी रहता है। और सुप्रीम कोर्ट में आपके जितने भी डिफरेंट केसेस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा आपके जो मल्टी कल्चरलिज्म है या फिर जो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है, हमेशा उसके फेवर में ही जजमेंट दिया है। ओके, तो अभी इसमें आपके आर्टिकल जो 29 है और आर्टिकल 30 है जो आपके लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल राइट्स के बारे में बात करता है। तो आर्टिकल 29 में हम अपने जो लैंग्वेज है
जो स्क्रिप्ट है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। 30 में हम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकते हैं ताकि आपके उस स्क्रिप्ट में, उस लैंग्वेज में हम पढ़ा सकें। तभी जो जनरेशन है वो क्या करेंगी, जो डिफरेंट लैंग्वेज है उसको सीख पाएंगी। उसी के अलावा क्या है, आर्टिकल 243 से लेके 351 तक ऑफिशियल लैंग्वेज का प्रोविज़न रखा गया है, जो स्टेट को एम्पावर करता है कि स्टेट क्या कर सकता है, किसी भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह अडॉप्ट कर सकता है। और उसी के वजह से क्या है, आपके उर्दू को डिफरेंट स्टेट में क्या है, स्टेट लैंग्वेज का ऑफिशियल स्टेटस दिया गया है। तेलंगाना हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, ओके। फिर आपके आर्टिकल जो 347 है, ये सेंटर को एम्पावर करता है टू प्रमोट द यूज़ ऑफ माइनॉरिटी लैंग्वेजेस। फिर जो शेड्यूल्ड 8 है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है, ओके। तो उसमें अभी आपका क्या है, उर्दू भी एक लैंग्वेज है, तो इसीलिए क्या है, उर्दू का भी जो प्रोटेक्शन है, प्रिजर्वेशन है, वो देना ज़रूरी है ताकि हमारा जो मल्टी कल्चरलिज्म है लैंग्वेज का, उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, ओके। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो इन फ्यूचर अभी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर क्वेश्चन बन सकता है, तो उसके लिए आपको ये सभी चीज़ें क्या है, जाननी ज़रूरी रहती है। प्लस ये जो भी आर्टिकल्स इसमें दिए गए हैं, ये प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है दिल्लीज बैलेंसिंग एक्ट इन वेस्टर्न इंडियन रीजन। तो कैसे जो आपकी दिल्ली है, इट मीन्स इंडिया है, वो कैसे अपना जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, बैलेंस कर रहा है इन इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन में भी स्पेशली वेस्टर्न रीजन में। तो वेस्टर्न रीजन में कौन से देश हैं, जो अफ्रीकन नेशन है। तो अभी ओवरऑल इंडियन ओशन में इंडिया का इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, या फिर जो भी नेशंस है उसका म्यूचुअल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमने डिफरेंट पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। इसी का अभी अपग्रेडेड जो सक्सेसर वर्जन है वो है महासागर इनिशिएटिव। लेकिन ये जो आर्टिकल आया है, ये स्पेशली आपका जो अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट जो चल रहा है, उसके बारे में ये आर्टिकल बात कर रहा है। तो अभी इसमें ये जो पॉइंट है, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट, तो ये जो पॉइंट है ये प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। और मेंस में जब आपके इंडियन ओशन रीजन को लेके इंडिया कैसे डिफरेंट नेशंस के साथ, इंडियन ओशन रीजन के नेशन के साथ कोलैबोरेट कर रहा है थ्रू डिफरेंट इनिशिएटिव, जैसे सागर हो गया, महासागर हो गया, अफ्रीका इंडिया की मैरीटाइम एंगेजमेंट हो गया, इसके बाद प्रोजेक्ट मौसम है, इसके बाद आपके IOR है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, IORA, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन। तो इसके तहत हम कैसे अपना इकोनॉमिक रिलेशन हो, स्ट्रैटेजिक रिलेशन हो, या फिर क्लीन एनर्जी में रिलेशन हो, ये सभी कैसे मेंटेन कर रहे हैं, उसके बारे में ये जानना ज़रूरी रहता है। और जो चाइना का आपका डोमिनेंस जो बढ़ रहा है इंडियन ओशन रीजन में, उसको कर्टेल करने के लिए हम कैसे डिफरेंट नेशन के साथ जुड़ रहे हैं और चाइना का हेजिमोनी को काउंटर कर रहे हैं, उसके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ओके। ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी आपके डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में कहा है, वो चीज़ें आपकी मेंस में, प्रीलिम्स में पूछी जा सकती है, जैसे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन है, ओके, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, इनके बारे में क्वेश्चन बन सकता है, ओके। और मेंस में ऑलरेडी पहले स्कीम के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा है, जैसे सागर के बारे में जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो इस बार महासागर के बारे में सीधा सीधा पूछ लिया जा सकता है। तो महासागर का क्या इकोनॉमिक रेलेवेंस है, स्ट्रेटेजिक रेलेवेंस है, ये सभी देखने ज़रूरी रहेंगे, ओके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है कैलाश मानसरोवर यात्रा टू रेज्यूम सून। तो अभी जो कैलाश मानसरोवर रीजन है, ये आपके चाइना के जो तिब्बत प्रोविंस है उसमें बसा हुआ है। और जो कैलाश मानसरोवर है वो हिंदू कम्युनिटी के लिए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए, जैन कम्युनिटी के लिए सेक्रेड मानी जाती है। और इसके लिए क्या है, आपके हज़ारों सालों से आपके जो डिवोटी है वो यहाँ पे प्रे कर रहे हैं। तो अभी इसमें मुद्दा क्या है कि कोरोना की वजह से सिंस 2020 जो कैलाश मानसरोवर यात्रा है वो आपकी रुकी हुई थी, हॉल्ट आ गया था उसमें।
और फर्दर जब आपके इंडिया चाइना के बीच जो स्कर्मिश हुआ था गलवान रीजन में, तो उसको लेके भी क्या थी, टेंशन थी, इसीलिए कैलाश मानसरोवर यात्रा आपका रिज्यूम नहीं हो पाया था। तो हाल ही में अभी चर्चे में ये आया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने ये अनाउंस किया है कि जो आपका कैलाश मानसरोवर का यात्रा है वो इसी साल के अंदर फिर से रिज्यूम किया जाएगा। तो उसी के बारे में ये आर्टिकल बात करता है। तो चीज़ें अभी क्या है, आपको प्रीलिम्स में, मेंस में पूछी जा सकती है। तो इंडिया चाइना के बीच में जो डिस्प्यूट है वो कैसे हम रिजॉल्व कर रहे हैं, तो ये अभी इसमें आप एक अचीवमेंट बता सकते हैं। तो हाल ही में जो डिस्कशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड चाइना, तो उसमें ये आपकी एक पॉजिटिविटी निकल के आई कि हम कैलाश मानसरोवर का यात्रा को रिज्यूम कर रहे हैं। और इसी के साथ अभी आपका इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए डिफरेंट कौन कौन से रूट लिए जा सकते हैं। तो 3 रूट इसमें है। एक आपका उत्तराखंड से लेपू लेक पास होके हम आपके मानसरोवर लेक तक पहुंच सकते हैं। दूसरा आपका सिक्किम का जो नाथुला पास है उधर से होके, तिब्बत से होके हम गुज़र सकते हैं। फिर और तीसरा जो रास्ता है वो हम इंडिया से आपके काठमांडू होके, मतलब नेपाल होके गुज़र सकते हैं और आपके मानसरोवर यात्रा कर सकते हैं। तो ये 3 पॉसिबल रूट है। तो इनके ऊपर क्या है, प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और ओवरऑल कल्चर के, रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा, और आईआर, इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से भी ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। ओके। तो बाकी चीज़ें इसमें जो भी गलवान वैली क्लैश है, सस्पेंशन कब हुआ, कोविड के लिए हुआ पहले, फिर सेकंड गलवान वैली क्लैशेस के लिए हुआ, फिर आपके कैसे री अप्रोच किया गया इसको 2024 में, तो आपके चाइना और इंडियन काउंटर पार्ट के बीच में डिस्कशन हुआ कज़ाकिस्तान, तो उसके बाद अभी इसको वापस से रिज्यूम किया जाना है। ओके। और बाकी जो आपके डिफरेंट रिलीजन के लिए क्या है, सेक्रेड प्लेस है मानसरोवर यात्रा जो है। तो हिंदू कम्युनिटी के लिए, जैन कम्युनिटी के लिए, बुद्धिस्ट कम्युनिटी के लिए, मोन रिलीजन के लिए, तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो खाली हिंदू अगर ऑप्शन में आ जाता है तो ये गलत हो जाएगा। ओके, तो ओनली हिंदू आने से गलत होगा। तो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट एंड बॉन रिलीजन। ओके, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सिविल सर्विसेज डे को लेके। तो कल 21 अप्रैल है, तो उसके अवसर पे ये आर्टिकल आया है। तो इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, जो देश के पहले आपके डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और फर्स्ट होम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो आपके सरदार पटेल जी का और अंबेडकर जी का क्या विजन था फॉर सिविल सर्विसेज, उसके बारे में इसमें चीज़ें दर्शाई गई हैं। तो इसमें अभी जो हमारा सिविल सर्विसेज है, स्पेशली आपके यूपीएससी और जो स्टेट पीसीएस कंडक्ट कराती है, तो ये सिविल सर्विसेज आपके इसमें एक आपका कॉलोनियल लेगेसी आप देख सकते हैं कि पहले आईसीएस था, इंडियन सिविल सर्विसेज। तो जो आपका पूरा ढांचा था, जो फ्रेमवर्क था, उसको वैसे ही हमने अपना लिया, बस थोड़ा नाम को चेंज किया गया है। तो जो सिविल सर्विसेज है उसको कंटिन्यू रखा गया और इसको कहा गया इंडिया स्टील फ्रेम, क्योंकि आपके पोस्ट 1947 में सिविल सर्वेंट ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था, स्पेशली पॉलिटिकल इंटीग्रेशन में जो इंडिया ने फेस किया था 1947 में, फिर रिफ्यूजी रिहेबिलिटेशन में जो इंस्टीट्यूशनल वेकम देखी गई थी उसको फील करने में। तो इसीलिए क्या किया गया, जो सिविल सर्विसेज थी उसको आपका कंप्लीट ख़त्म नहीं किया, उसको ओवरहॉल किया, उसमें रिफॉर्म्स लाके उसी सिस्टम को हम आज भी कंटिन्यू कर रहे हैं। और स्टील फ्रेम क्यों नाम दिया गया है, क्योंकि आप जो सिविल सर्वेंट्स का रोल है वो देख सकते हैं कि पॉलिसी एडवाइस से लेके पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, फिर पॉलिसी रीडिज़ाइन में कितना ज़्यादा रोल रहता है सिविल सर्विसेज का। तो उसी का रोल इसमें दर्शाया गया है। और अगर हमें विकसित भारत बनना है बाय 2047, तो इसमें जो सिविल सर्विसेज है उसका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा एज परमानेंट एग्जीक्यूटिव। ओके, तो ये सभी चीज़ें देखनी ज़रूरी रहेंगी। बाकी कोटेशन ये जो भी है आपके ये भी ज़रूरी रहेंगे आपके एथिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से।
तो सिविल सर्विसेज के अंदर पैट्रियोटिज्म, लॉयल्टी, सिंसियरिटी, एबिलिटी ये रहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि देश का सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके। बाकी इसमें और आप क्या देख सकते हैं, तो अमृतकाल में, तो अमृतकाल अभी क्या है, जब तक हमारा 100 साल होगा, तो 75 ईयर्स का इंडिपेंडेंस से हमने अमृतकाल माना है टिल 1947, जब तक हमें विकसित भारत बनना है। और इस विकसित भारत के जर्नी में सिविल सर्विसेज का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल रहेगा, वो चाहे पॉलिसी मेकिंग में हो या फिर आपके पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में हो या फिर पॉलिसी रीडिज़ाइन में हो। और जो ब्यूरोक्रेसी में जो भी चैलेंजेस देखी गई है, करप्शन की, नेपोटिज्म की, इलिटिज्म की, रेड टेपिज्म की, इन चीज़ों को भी समय के साथ टैकल करना होगा। ओके, तो बाकी इसमें और भी कुछ कोटेशंस कहीं आपको मिल सकते हैं, तो उसको आप एक बार देख लीजिएगा। ओके, तो इसमें कही गई है कि द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट अ मियर लॉयर्स डॉक्यूमेंट, इट्स अ व्हीकल ऑफ लाइफ। तो अभी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सिर्फ लॉयर का डॉक्यूमेंट नहीं है, ये व्हीकल ऑफ लाइफ है। तो अभी ये जो व्हीकल ऑफ लाइफ है, इसको रियलिटी में कौन इम्प्लीमेंट कर सकता है? बाय द सिविल सर्वेंट्स। तो इसीलिए और एक आप कोटेशन देखिए, योर फॉरमोस्ट ड्यूटी इज़ टू सर्व द पीपल ऑफ इंडिया विथ ऑनेस्टी एंड डिवोशन। तो सिविल सर्विस, जो भी सिविल सर्विसेज में आते हैं, अभी आप सभी एस्पायर कर रहे हैं, तो आपका सबसे बड़ा जो रोल है वो क्या है कि पीपल को सर्व करना और विथ ऑनेस्टी एंड डिवोशन सर्व करना। कॉन्स्टिट्यूशन का जो आपका वैल्यू है, मोरालिटी है, जो प्रोविजन है, उसको हॉलिस्टिकली मान के चलना और किसी भी कारण से इंटीग्रिटी से परे नहीं रहना, विथ इंटीग्रिटी, विथ ऑनेस्टी, विथ डिवोशन काम करना। ओके, ताकि देश को आगे ले जाया जा सके, देश में जो भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है उसको दूर किया जा सके। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है अबाउट एडम स्मिथ, डेविड रिकार्डो एंड डोनाल्ड ट्रंप। तो अभी आपके एडम स्मिथ को फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स कहा जाता है और जो डेविड रिकार्डो साहब है ये भी आपके फेमस इकोनॉमिस्ट है। तो इनके आइडिया के वजह से ही आपका कैपिटलिज्म का सर्ज हुआ था और उसी के साथ ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ था। तो इन जो दो इकोनॉमी के दिग्गज है, इन्होंने कहा था, अभी जैसे एडम स्मिथ साहब ने, तो इसमें कहीं मेंशन की गई है, ओके, एडम स्मिथ साहब ने कहा था एब्सोल्यूट एडवांटेज। तो एब्सोल्यूट एडवांटेज के तहत क्या है कि एक देश जो चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से आपका प्रोड्यूस कर सकता है, उन चीज़ों को छोड़ के बाकी चीज़ों में एक देश को दूसरे देश के सामान के ऊपर जो ड्यूटीज़ होती है, जो कस्टम ड्यूटी होती है, इंपोर्ट टैक्स होती है, उसको नहीं लगाना चाहिए, फ्रीली ट्रेड होने देना चाहिए। जैसे अभी अमेरिका के पास कुछ एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, इंडिया के पास कुछ प्रोडक्ट्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा, चाइना के पास कुछ प्रोडक्ट्स में एब्सोल्यूट एडवांटेज होगा। तो जिन देशों के पास एब्सोल्यूट एडवांटेज है, वो देश उस चीज़ को प्रिपेयर करें, प्रोड्यूस करें और इंटरनेशनल मार्केट में बेचें। और दूसरे देशों के पास जो एब्सोल्यूट एडवांटेज है, उनके जो प्रोडक्ट्स है उसको अपने देश में आने दे। और डेविड रिकार्डो साहब ने भी वैसा ही कुछ एक आपका थ्योरी दर्शाया है, कंपैरेटिव एडवांटेज। तो कंपैरेटिव एडवांटेज में डेविड रिकार्डो साहब ने कहा है कि आपके हर देश का क्या है, कंपैरेटिवली देखा जाए तो किसी ना किसी चीज़ को प्रोड्यूस करने में एडवांटेज है। तो जिस चीज़ में एडवांटेज है उस चीज़ को ही प्रिपेयर करें, उसको ही प्रोड्यूस करें। हर चीज़ में जैक ऑफ ऑल ट्रेड बनने की ज़रूरत नहीं है। तो सपोज़ अभी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपकी यूरोपियन नेशन है, वो अगर वाइन अच्छा प्रोड्यूस करती है तो उनको वाइन ही प्रोड्यूस करना चाहिए, उनको आपके कपड़े मैन्युफैक्चरिंग में नहीं लगना चाहिए। तो अगर एशिया की नेशन, अगर जैसे बांग्लादेश, इंडिया कपड़े अच्छे प्रोड्यूस करती है, तो उनको कपड़े अच्छे प्रोड्यूस करना चाहिए और कपड़ों को एक्सपोर्ट करना चाहिए टू यूरोप और यूरोप को वाइन एक्सपोर्ट करना चाहिए टू एशिया। ओके, तो वैसे तो वाइन को मैं बहुत अनएथिकल मानता हूँ, लेकिन इसमें कहीं पे एग्जाम्पल दिया गया है, इसीलिए ये वाइन और क्लोथ के बारे में। तो इसमें पोर्तुगाल वर्सेस इंग्लैंड का एग्जाम्पल था, तो मैंने आपको यूरोप वर्सेस एशिया में समझाया है। ओके,
तो वैसे ही क्या हुआ, आपके फ्री ट्रेड का कॉन्सेप्ट का डेवलपमेंट हुआ, और फ्यूचर में मतलब इस समय के फ्यूचर में इसके बाद आपका ग्लोबलाइजेशन का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे डेवलप होने लगा। लेकिन आज के समय पे आप देख सकते हैं कि जो यूएसए का डिसरप्टिव ट्रेड पॉलिसी है, उसके वजह से क्या है, आपकी जो फ्री ट्रेड है, जो फेयर ट्रेड है, वो नहीं हो पा रही है। और हर देश अभी, स्पेशली चाइना हो, यूएसए हो, कोशिश कर रहा है कि खुद ही जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन जाए, जो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर देश का अपना खुद का क्या है, कंपैरेटिव एडवांटेज है, एब्सोल्यूट एडवांटेज है। तो उस हिसाब से ही क्या करना है, देश को चीज़ें प्रोड्यूस करनी है और दूसरे देशों से चीज़ें आने भी देनी है, अपने देशों से जाने भी देनी है, ताकि जो फ्री एंड फेयर ट्रेड है, जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, वो बना रहे। तो ध्यान रखिएगा, अभी ये जो भी चीज़ है, जो आपके इकोनॉमिक्स के जिनके ऑप्शनल है यूपीएससी में, उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। लेकिन जो आपके जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जीएस पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी इम्पॉर्टेंट रहता है। अगर आप दो चार चीज़ों में अगर जो स्कॉलर है उनका नाम दे सकते हैं, तो क्या रहता है, आपके आंसर में एडवांटेज रहता है, आप चीज़ों को अच्छी तरीके से समझा पाते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे में ही बहुत समय मिलता है, तो उसमें ये चीज़ें अगर थोड़ा सा इसका निचोड़ दे तो अच्छा रहेगा। ओके, बाकी बहुत ज़्यादा आपको स्पेशलाइज तरीके से नहीं लिखना है, आंसर जनरल ही रहना चाहिए। ओके, ध्यान रखिएगा, जो ऑप्शनल है वो स्पेशलाइज होगा। तो इसी के साथ आज का जो डिस्कशन है वो समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे इंटरेस्टिंग आर्टिकल के साथ, तो बने रहिएगा हमारे साथ। और कोई डाउट होता है आपको, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, और एज वेल एज़ आप हमें कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे।